क्या आपने कभी सोचा है कि जिस न्याय के मंदिर पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, अगर वही सवालों के घेरे में आ जाए तो क्या होगा? क्या होगा अगर उसी अदालत के एक जज के घर से भ्रष्टाचार के सबूत पकड़े जाएं और उस पर कोई कार्रवाई ना हो? देश के राष्ट्रपति से लेकर उपराष्ट्रपति तक उस पर सवाल उठाएं, लेकिन फिर भी एक FIR तक दर्ज ना हो। तो सवाल उठता है कि क्या एक जज अदालत और संविधान दोनों से बड़ा हो गया है? क्या एक जज पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है? क्या उसे जेल नहीं भेजा जा सकता है? और क्या उसे सीधे पद से हटाया नहीं जा सकता है? ये सवाल आज हर हिंदुस्तानी न्यायपालिका और सरकार दोनों से पूछ रहा है कि क्या कानून सिर्फ आम जनता के लिए है? क्या सिर्फ वही अदालत की चौखट पर अपनी एड़ियां रगड़ेगा, या फिर ऊंची कुर्सियों में बैठे जस्टिस यशवंत वर्मा जैसे जजों पर भी कार्रवाई की जाएगी? जब दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले से आग में जलती हुई नोटों की गड्डियां बरामद हुई, तो सवाल सिर्फ जस्टिस वर्मा पर नहीं उठे, बल्कि उस भरोसे पर उठे जो जनता अदालत से रखती है, जिस पर देश की 140 करोड़ जनता विश्वास करती है। एक जज जो हर दिन दूसरों को सही गलत का पाठ पढ़ाता है, न्यायपालिका जिसे लोकतंत्र का सबसे पवित्र स्तंभ माना जाता है, वहीं से जब भ्रष्टाचार की गंध आनी शुरू हो जाए तो समझिए देश का क्या होगा। भारत के संविधान के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी भी जज को सीधे बर्खास्त नहीं किया जा सकता है, चाहे उस पर कितने भी गंभीर आरोप क्यों ना हो। यही वजह थी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कड़े रुख के बाद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो सवाल उठता है कि क्या फिर किसी भी जज पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है, फिर चाहे अपराध उसका कितना भी बड़ा क्यों ना हो? तो जवाब है, कार्रवाई की जा सकती है। किसी भी जज पर महाभियोग के जरिए उसे हटाया जा सकता है, लेकिन ये प्रक्रिया इतनी जटिल है कि वो आज तक कभी पूरी ही नहीं हो पाई, और ना ही किसी जज को इस महाभियोग के जरिए सजा मिल पाई है। लेकिन एक बार फिर से इसी महाभियोग के जरिए यशवंत वर्मा को सजा दिलाने और उनको उनके पद से हटाने के लिए एक बार फिर से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सीधे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, वो भी इन हाउस प्रोसीजर के तहत। कहा जा रहा है कि पत्र के साथ समिति की रिपोर्ट भी भेजी गई है और उसमें जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाने की सिफारिश की गई है। लेकिन उससे पहले CJI ने वर्मा साहब को समझाने की बहुत कोशिश की, या तो इस्तीफा दे दीजिए या फिर स्वैच्छिक सेवा निवृत्त ले लीजिए। लेकिन यहाँ जस्टिस वर्मा न झुके और न हटे। शायद उन्हें मालूम था कि भारत में आज तक किसी भी जज को महाभियोग के जरिए हटाया नहीं जा सका। सबने या तो इस्तीफा दिया है या फिर मामला बिना बहुमत के गिर गया है। यहाँ इन हाउस प्रोसीजर का मतलब एक ऐसी जांच से है जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों पर लगे गंभीर आरोपों की पड़ताल के लिए बनाई जाती है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसमें पारदर्शिता की कमी है। न इसकी रिपोर्ट पब्लिक की जाती है और न ही जनता को बताया जाता है कि जांच में क्या निकला है। RTI से भी इसे हासिल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कोर्ट इसे आंतरिक मामला बताकर बाहर नहीं आने देता है। नतीजा ये होता है कि जब किसी जज पर भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोप लगते हैं, तो देश की 140 करोड़ जनता बस अंदाजे लगाती रह जाती है कि क्या हुआ होगा। क्या उसे क्लीन चिट मिल गई या फिर सिस्टम ने उसे बचा लिया? इन हाउस प्रोसीजर एक ऐसा लॉकर बनकर रह गया है जिसमें न्यायपालिका अपने राज छिपा कर रखती है और जनता बस दरवाजे के बाहर खड़ी रहती है। अब सवाल इस बात का भी उठता है कि महाभियोग क्या है और ये इतना मुश्किल क्यों है कि इसके जरिए किसी भी जज को आज तक सजा नहीं मिल पाई है। संविधान के आर्टिकल 124 सब क्लॉज 4, 5, 217 और 218 में इसका प्रोविजन किया गया है। हाई कोर्ट के किसी भी जज को पद से हटाने के लिए संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित कराना होता है। उसके बाद ही जज साहब को उनके पद से हटाया जा सकता है। इसके लिए संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव लाना पड़ता है, वो भी लोकसभा में 100 सांसदों और राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर के साथ। इसके बाद स्पीकर या सभापति इस बात को तय करते हैं कि जज साहब पर महाभियोग चलाया जाए या फिर न चलाया जाए। अगर मंजूरी मिल गई तो एक जांच समिति गठित की जाती है। समिति जांच करती है, रिपोर्ट देती है, और अगर जज साहब दोषी पाए गए तो प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से पास कराना होता है। और अगर ये सब हो भी जाए तो अंतिम आदेश राष्ट्रपति का होता है। ये प्रोसीजर इतना लंबा और जटिल है कि जज साहब इसके पहले ही या तो इस्तीफा दे देते हैं या फिर स्वैच्छिक सेवा निवृत्त ले लेते हैं। हिंदुस्तान के इतिहास ये बताता है कि इस प्रक्रिया का अंत आमतौर पर 2 ही रास्तों से होता है, या तो बहुमत नहीं जुड़ता या फिर जज खुद ही पहले ही त्याग पत्र देकर बाइज्जत विदा ले लेते हैं। जस्टिस B रामास्वामी के खिलाफ 1993 में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था।
लेकिन सत्ता में बैठी कांग्रेस ने वोटिंग से किनारा कर लिया और प्रस्ताव गिर गया। कुछ इसी तरह से जस्टिस सौमित्र सेन पर आरोप तक साबित हो गए। राज्यसभा में प्रस्ताव भी पास हुआ, मगर लोकसभा में वोटिंग से पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया। चीफ जस्टिस पीडी दिनाकरन, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस सीबी नागार्जुन रेड्डी, सबके मामले में या तो जांच अधूरी रही या आरोप साबित ही नहीं हो पाए। ऐसा लगता है जैसे न्यायपालिका में प्रवेश द्वार तो है, लेकिन निष्कासन द्वार बहुत ही मुश्किल से खुलता है, और वो भी खुद ब खुद। सवाल इस बात का भी है कि क्या जस्टिस वर्मा इस परंपरा को तोड़ेंगे? क्या वो इस्तीफा नहीं देंगे और मामला संसद में वोटिंग तक पहुंचेगा? क्या हमारे सांसद इस बार 2/3 बहुमत से एक दोषी जज को हटाने की हिम्मत जुटा पाएंगे? और अगर नहीं, तो क्या ये मान लिया जाए कि न्याय के मंदिर की दीवारों पर अब दीवारें नहीं, लॉकर लग चुके हैं? आरटीआई से पारदर्शिता नहीं मिलती है, और जब जज साहब कटघरे में आते हैं तो उसकी सुनवाई भी इन हाउस प्रोसीजर होती है। आंकड़े बताते हैं कि 2010 से 2024 तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भ्रष्टाचार की शिकायतों में 3 गुना बढ़ोतरी हुई है, लेकिन कार्रवाई बस ट्रांसफर या रिटायरमेंट का ऑफर तक ही सीमित रही है। एक ऐसा सिस्टम है जहां सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठे व्यक्ति के लिए सबसे कम पारदर्शिता है, और ये कैसी लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसमें जनता जान ही नहीं सकती कि न्याय देने वाला कितना ईमानदार है। अब बारी संसद की है कि वो देश को दिखाए कि कानून सबके लिए बराबर है, या फिर एक बार फिर नोटों के नीचे न्याय की मूर्ति दब जाएगी। वैसे न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी अपनी राय क्या है? आप हमें लिखकर बता सकते हैं। नमस्कार।